दोस्तों नमस्कार। आज का कार्यक्रम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम हिंदुस्तान के अपने एक बड़े अच्छे दोस्त के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप कहा जाता है। वो उसने हर समय कहा कि भाई मोदी जी मेरे दोस्त हैं, हिंदुस्तान मेरा दोस्त है। इसीलिए वो हिंदुस्तान पे आज इतने एहसान कर रहा है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान दिन ब दिन तरक्की किए जा रहा है और उसका फायदा होते जा रहा है। अभी उसको 1 साल ही हुआ है। 1 साल में उसने हथौड़ा वो सर पे मतलब पैर पे नहीं, अपने सर पे मार दिया उसने। अच्छे भले दोस्तों से दुश्मनी ले ली, अपनी रेपुटेशन खराब कर ली और बड़बोला तो ऐसा रहा कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और मैं इसकी वॉर खत्म कर दूंगा। कुछ भी नहीं हुआ, जाके सारे के सारे वैसे पड़े हैं। और फिर हिंदुस्तान जो दोस्त है, एक टेररिस्ट कंट्री जिसका नाम है पाकिस्तान, उन सुअरों को गोदी में बिठा रहा है। बताइए, कपड़े तो उसी के गंदे होंगे, सुअर तो वही उसको गंदा कर रहा है, उसको गंदा कर रहा है, उसकी रेपुटेशन गंदा कर रहा है। अब ये क्यों रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। और इसमें और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, अमेरिका का भट्टा बिठा रहा है ये आदमी। अभी तो 1 साल में इतना भट्टा बिठाया है, अभी 3 साल में तो मुझे लग रहा है कहीं भट्टा बिठा देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा अमेरिका के ये आदमी। तो ठीक है सर, अपनी दुनिया है और उसके दिमाग में अगर ये बैठ गया कि मैं दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी हूँ, मैं जो करना चाहूंगा वो कर सकता हूँ, भैया तू कर, तेरा घर है, तेरा सर है, तेरा पैर है, जहां मर्जी मारना मार, अपना नुकसान कर। और लेकिन यह है कि तेरे इस हरकतों से अगर देश का कुछ फायदा हो रहा है, अगर दुनिया का कुछ फायदा हो रहा है, तो वेल, वेरी गुड। ईश्वर ने शायद तुझे इसीलिए भेजा है धरती पे कि भाई तू दुनिया को थोड़ा और सुधार दे अपनी बेवकूफियों से। हाँ सर, आप बोलिए। बिल्कुल ठीक बात है उदय। ट्रंप को भी 1 साल हुआ है। 1 साल में ट्रंप ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, लेकिन हड़कंप तो मचा दिया, सबसे ज्यादा नुकसान किसका किया? सबसे ज्यादा नुकसान किया अमेरिका का, जो सोचता है कि वेनेजुएला का तेल ले लिया, तेल कौन यूज कर पाएगा। ट्रंप ने जिस तरीके से वर्ल्ड के अंदर अपना सिक्का चलाने की कोशिश की, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब ट्रंप अपनी कैंपेनिंग कर रहा था तो कहा था हिंदुस्तान मेरा दोस्त है, मोदी मेरा दोस्त है, और जब मैं व्हाइट हाउस में बैठूंगा तो मैं, आप सोचिए कि हिंदू बैठा व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को टारगेट करने की कोशिश की, जिस तरीके से उसने हमें टारगेट किया, रादर उससे नुकसान अपना किया और इंडिया को एक सुपर पावर बनाने की इस टाइम पे पूरी कगार पे पहुंचा दिया है। ये है ट्रंप। ट्रंप जब पावर में आए थे सेकंड टर्म के अंदर, तो उनसे बड़ा कुछ एक्सपेक्टेड था कि ये कुछ करेंगे और ये उम्मीद थी कि इंडिया के साथ बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे और हम मिल के काम करेंगे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन उसने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन साथ साथ अपना नुकसान कर लिया, अपने आप को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। ट्रंप ने एक मीटिंग की थी जेलेंस्की के साथ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा था मैं 1 दिन के अंदर रशिया यूक्रेन वार रुकवा दूंगा, और जेलेंस्की को बुलाया, उससे बात करने लगे और जेलेंस्की को उनके कपड़े उतार दिए। चलो, लेकिन वार तो खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने, जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है रामाफोसा, वो आए, उनकी इंसल्ट कर दी। इंसल्ट करके कहा कि आपको तो इंग्लिश ही नहीं आती बोलनी। भाई आप एक इंग्लिश कंट्री स्पीकिंग के आदमी है, आपकी इंग्लिश अलग है, उनकी इंग्लिश अलग है, उसको इंसल्ट कर दी। और फिर उसी तरीके से कहना शुरू कर दिया, जैसे कनाडा को कहा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें 51st स्टेट बना लूंगा, और यूएस कनाडा के रिलेशन खराब कर दिए। लेकिन उसके बाद जब ट्रूडो हार गए, तो उसके बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर आए, उनके साथ भी यही बात करने लगे कि मैं कनाडा को 51st स्टेट बना दूंगा। लोग इग्नोर करते रहे, लोग इनकी बातों को ये सोचा कि हम क्यों इनके सामने जाएं, लोगों ने इसको सीरियस लिया नहीं। लेकिन उसने फिर ये भी कहा कि मैं पनामा कनाल को इंडिया को यूएस के अंदर मिला दूंगा, ये मेरा पार्ट है, हमने पनामा कनाल बना ली थी 100 साल पहले। उसके बाद उन्होंने ग्रीनलैंड की बात करनी शुरू कर दी कि यूएस ग्रीनलैंड को ले लेगा। ट्रंप एक के बाद लोगों को थ्रेट देते रहे, कभी किसी कंट्री को, कभी किसी कंट्री को। फिर उन्होंने बात करनी शुरू कर दी टैरिफ की, चाइना पे टैरिफ लगा दिए, कुछ और कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिए, इंडिया पे भी टैरिफ लगाए। लेकिन मेन बात हुई जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और साथ में ये भी बात कहते रहे मुझे आप पीस प्राइस दे दो, मैंने वर्ल्ड में पीस क्रिएट कर दी, किया कुछ नहीं। हाँ,
लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद इन्होंने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया, कहते मैंने पीस कराई है। हमने कोई जवाब नहीं दिया। फिर इन्होंने जब 10-12 बात रिपीट की तो एक स्टेटमेंट जारी कर दी गई पीएम मोदी के द्वारा इनडायरेक्टली कि इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ उसके अंदर किसी की इंटरवेंशन नहीं थी, क्योंकि हम किसी के इंटरवेंशन को बर्दाश्त नहीं करते कि अगर हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट है, हम म्यूचुअल जो बात करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान के जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने हमारे स्पोक्स पर्सन से बात की और कहा कि हम वार नहीं करना चाहते, वार रुक गई। लेकिन ट्रंप का इसके अंदर कोई रोल नहीं था। और एक बार जब इमरान खान पाकिस्तान के अंदर, जब यूएस के अंदर गए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ट्रंप से बात की। ट्रंप ने कहा कि कश्मीर इशू के अंदर मैं इंटरवीन करके इसको खत्म करा दूंगा। तो इंडिया ने कहा भाई हमें थर्ड इंटरवेंशन नहीं चाहिए। और इमरान खान की उस टाइम पे एक स्टेटमेंट आई थी, उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया है। लेकिन जब इंडिया ने उसको दुत्कार दिया तो इमरान खान भी चुप हो गए, ट्रंप भी चुप हो गए। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हैं? सर, आदमी एक बारी गलती करता है तो उसको रियलाइज होता है कि मैंने गलती हो गई, मेरे को उसका कुछ फायदा नहीं हुआ, और दोबारा वो गलती नहीं करता। लेकिन हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी एक के बाद एक गलतियां कैसे करते जा रहे हैं, और बेवकूफाना वाली गलतियां कर रहा है सर। लेकिन जो एंटरटेनमेंट हमारे यहाँ पप्पू ने किया है, राहुल गांधी ने किया है, उससे ज्यादा एंटरटेनमेंट ट्रंप कर रहा है। और मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ट्रंप नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ये एंटरटेनमेंट का क्या होगा? ये गलतियां कौन करेगा इतनी सारी जाके, और इतनी कॉमेडी कौन करेगा? ये तो कॉमेडी कर रहा है सर, इट इज नॉट इवन गलती, पूरी कॉमेडी कर रहा है ये आदमी। एन एरोगेंस, अमेरिकन एरोगेंस। हाँ बिल्कुल। उन्हें एक्चुअली क्या है कि जो राहुल गांधी वो लोकल है और ट्रंप है इंटरनेशनल आदमी, दोनों में ये सिर्फ फर्क है, कैटेगरी सेम है। लेकिन देखिए उसने नया थ्रेट दे दिया है कनाडा को कि तुम अगर वैसे F-35 नहीं खरीदोगे तो मैं तुम्हारे एयर स्पेस में F-35 भेज दूंगा। अब उनको ये थ्रेट दे दिया। लेकिन मीन टाइम क्या हुआ कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद इसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपनी कंट्री के अंदर बुला लिया कि आप आइए मेरे से बात कीजिए, लंच पे बुलाया वहां पे। और ऐसा लगता है कि अभी तक शायद 3 बार बुला चुके हैं उनको अपनी कंट्री के अंदर, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन पूरा वर्ल्ड इस टाइम पे हैरान है कि ट्रंप क्यों एक पाकिस्तान के आर्मी के चीफ को बुला रहे हैं। अगर उसे बुलाना है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाए। हाँ, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा, देखिए ये ट्रंप को एक ही चीज है, उसको अपनी इकोनॉमी को डबल ट्रिपल करना है। और फिर उसको ये झूठ बोलने का तो खैर कोई उसको वो तो कहता है मेरा लाइसेंस है, वो तो खुद बोलता है कि मैं सुबह उठता हूँ और दूसरे दिन भूल जाता हूँ। तो इन्होंने ये जो मेरे ख्याल से इसको ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका जैसे मोदी जी कर रहे हैं, जवाब मत दो, जो करना करो, उसका जवाब, डोंट रिएक्ट टू दिस कॉमेडियन। वो अपना करता रहेगा, बोलता रहे भैया तू अपना कर। आज का सर पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, यू कैन नॉट थ्रेटन अ कंट्री। और आपने सबसे बड़ी गलती की कि एक प्रेसिडेंट को उठा लिया इलेक्टेड और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, और उसकी बीवी को उठा लिया, फिर उनकी मारपीट को, बीवी को चोटें लग गई जाके, और उसको फिर आप पैरेड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को। ये कौन सी सभ्यता है सर? इज दिस अमेरिकन कल्चर? shame on this man, you know what is he doing right now? पूरा अमेरिका का भट्टा बिठा देगा सर। वेरी बैड, आई मीन सच अ पावरफुल कंट्री एंड आई थिंक इट इज गोइंग डाउन द ड्रेन। उसका सर एक ही है, मैं बता रहा हूँ, इंडिया के साथ भी उसका ये है कि मेरे से सामान खरीदो। ऐसा नहीं है कि इंडिया पे वो टैरिफ डाल रहा है बिकॉज रशिया से वो तेल ले रहा है, उससे कोई, उससे ज्यादा तेल तो चाइना ले रहा है, उससे ज्यादा तेल तो दूसरी कंट्रीज ले रहे हैं। उसका खाली एक है कि भैया माल मेरे से खरीदो, मुझे कमाने दो, और तुम कुछ नहीं कमा सकते। तो वो ये जबरदस्त जोर जबरदस्ती कर रहा है जो नहीं होने वाला, जिसमें गलत लोग उस गंगा में हाथ धोएंगे, देखना उनका फायदा होगा जाके। और ये अमेरिका का नुकसान होता जाएगा। एंड गॉड ब्लेस अमेरिका। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 2 years। उन्हें एक्चुअली क्या है कि जब इसने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, साथ में उनके आर्मी चीफ को बुलाया, मेन बात थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाया और 3 बार बुलाया, तो इसका वर्ड के अंदर बड़ा गलत इंपैक्ट पड़ा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ट्रंप एक तवायफ के साथ घूम रहा है, मतलब पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उसको एक तवायफ कहा जा रहा है, तवायफ के साथ घूम रहा है, तो उससे इनकी इमेज और खराब हो गई। और उसके बाद इन्होंने ईरान पे अटैक किया। कोई बात नहीं, आपने ईरान पे अटैक किया, लेकिन ईरान पे अटैक तब किया जब वहां पे इजराइल ने अटैक कर दिया था। लेकिन उसके बाद ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो को उठा लिया, किडनैप कर लिया उनकी कंट्री से, और साथ में उनकी वाइफ को किडनैप कर लिया, और ये दिखाया कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा फियर हो चुका है इस टाइम पे। और
ट्रम्प उस टाइम पे एक्ट कर रहे थे लाइक ए गुंडा, जैसे आपने पहले भी कहा कि मडूरो उनकी वाइफ को यहाँ पे किडनैप करके सड़कों पे घुमाते रहे, और इनकी वाइफ के सिर मुंह पे चोट भी लगी हुई थी, और न्यूयॉर्क की सड़कों पे घूमते रहे, और इससे भी यूएस की इमेज बड़ी खराब हुई है। कंट्री के प्रेसिडेंट का बुला करके इस तरीके से, मतलब किडनैप करके इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। साथ में उन्होंने कोलंबिया और बाकी और कंट्रीज को, उनको भी धमकी देनी शुरू कर दी कि मैं तुम्हें भी यहाँ पे, तुम्हारे पे भी अटैक कर दूंगा। उससे पूरा वर्ल्ड हिल गया कि आज तो किसी पे भी अटैक करने की बात करे। लेकिन ट्रम्प यहाँ नहीं रुके, फिर उसने जब कहा कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ग्रीनलैंड में हम बाई फोर्स भी ले लेंगे, तो यहाँ पे जितनी भी नाटो कंट्री थी, क्योंकि ग्रीनलैंड पार्ट है आपके डेनमार्क का, तो जितनी भी नाटो कंट्री थी वो घबरा गई, परेशान हो गई, तो उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी ग्रीनलैंड के अंदर। जबकि ये देखा जाए तो छोटी छोटी टुकड़ियां भेजी थी, जर्मनी ने भेज दी, फ्रांस ने भेज दी, ब्रिटेन ने भेज दी, ब्रिटेन जो इनका सबसे क्लोज एलाई है। तो उसके बाद इन्होंने अपनी चीज को वापस तो ले लिया, कहा कि मैं यहाँ पे फोर्सिबली नहीं दूंगा, लेकिन जो भी लोग हमें अपोज करेंगे मैं उन पे 10% टैरिफ लगा दूंगा। यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में 10% टैरिफ लगा दिया, तो इससे सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज इनसे नाराज हो गए और साथ में मिमिक्री करने लग गए, फ्रांस के प्रेसिडेंट की और साथ में पीएम मोदी की। तो इनकी भी मिमिक्री की लोगों ने, स्पेशली जो मेलोनी है इटली की प्राइम मिनिस्टर, वो भी इनसे नाराज होगी। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जी मैं नाटो जो कंट्रीज हैं वो जीरो है मेरे बगैर, अमेरिका के बगैर, हमारी बहुत फोर्स है, उनके पास फोर्स नहीं है। साथ में ये भी कह दिया कि आप अपनी सिक्योरिटी खुद देखो। इवन साउथ कोरिया से कहा, जिनकी सिक्योरिटी यूएस देखता है, कि अपनी सिक्योरिटी आप देखो, और इसका मतलब है कि अब वो उनकी सिक्योरिटी नहीं देखेगा। साथ में इन्होंने जापान से भी बात कह दी कि अपनी सिक्योरिटी देखो। जितनी नाटो कंट्रीज थी उन्होंने उनसे भी ये बात की। तो जो मेलोनी थी इटली की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा अपनी बेसिस बंद कर दो हमारे यहाँ से, हमें आपकी बेसिस की कोई जरूरत नहीं। और इसके साथ साथ जो नाटो कंट्रीज है वो अपना बजट इंक्रीज कर रहे हैं। उनका जो बजट है आज है $500 बिलियन का, और वो अपने बजट को इंक्रीज करने जा रही है टू $1 ट्रिलियन। और ट्रंप ने पहले अपना बजट को इंक्रीज कर दिया $1 ट्रिलियन से लेके $1.5 ट्रिलियन। तो इससे ये भी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन नाटो कंट्रीज इस टाइम पे टोटली इससे नाराज हो चुकी है, और इसीलिए जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, उनकी जो वो है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हमारे कंट्री के अंदर 26 जनवरी की परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन मेन पर्पस था कि वो हमारे से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहे थे, और एग्रीमेंट को साइन कर दिया। और एग्रीमेंट को साइन करके उन्होंने सिर्फ यहाँ तक नहीं रोका, उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट भी किया साथ में, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर से मिले कि हम आपके साथ डिफेंस की कॉपरेशन भी करेंगे। इंडिया क्योंकि आज इमर्जिंग पावर बन रही है डिफेंस सेक्टर के अंदर, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और जिस तरीके से 26 जनवरी के अंदर पीएम मोदी ने अपने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखाई कि हमारे पास इस टाइप की मिसाइल भी है जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा सकती है, वो दिखाई किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी फोर्सेज ने काम किया। जिस तरीके से बहुत सी जो फॉरेन की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने प्रेस किया इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, कि इंडिया ने किस तरीके से चमत्कार किया है, किस तरीके से दिखाया। और ये भी कहा गया कि इंडिया की जो एयरफोर्स है नंबर 3 है, जबकि चाइना हमसे बहुत आगे है, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल सुपीरियरिटी थी उसकी वजह से उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को नंबर 3 कह दिया। और जब आपने देखा जब 26 जनवरी की परेड के अंदर यूएस जो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर थे वो किस तरीके से हर एक चीज को इंटरेस्ट से देख रहे थे, यानी कि अब वो हमारे से यहाँ से सामान लेना चाह रहे हैं कि हम इंडिया से डिफेंस की इक्विपमेंट खरीदेंगे। तो इंडिया भी तैयार है इस टाइम पे, इंडिया बहुत देर से कोशिश भी कर रहा था कि उनके डिफेंस इक्विपमेंट भी बिके। साथ में एक और बात मैं कहूंगा कि इस जो कनाडियन प्राइम मिनिस्टर है वो ट्रंप से नाराज होकर के चले गए चाइना के अंदर, और वहां पे चाइना विजिट की और उनसे ट्रेड और बिजनेस की बात की। तो इससे क्या है कि जो यूएस का मेन एलाई था आप कनाडा, वो दूर हो गया, और अब जो स्टेमर है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वो भी जा रहे हैं चाइना के अंदर। और चाइना का जाने का मतलब है कि वो उस टाइम पे टोटल नाराज हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से। अब ट्रंप अकेले पड़ चुका है। कुछ आप कहना चाहते हैं, फिर मैं आगे बात करता हूँ। सर, ये जो जो इंडिया का यूरो का पैक्ट हुआ है, इट इज नॉट ओनली ट्रेड, it is also welcoming Indians to come and participate in Europe's progress. वहां हमारे टेक्नीशियनों को बुला रहे हैं। अच्छा, जबकि ट्रंप उल्टा क्या कर रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है। एक्चुअली बताऊं आपको, मुझे कोई आज सुबह ही बता रहा था फ्रॉम गूगल कि अमेरिका की सबसे बड़ी नाराजगी, और इनफैक्ट अमेरिका की नहीं, ट्रंप की सबसे बड़ी नाराजगी है जो इंडिया का डोमिनेंस है, being the head of all the big companies. ये उनको बड़ी जलन होती है कि साला हिंदुस्तानी जैसे आके हर कंपनी के हेड को करते हैं। तो इसलिए सर आज इंडिया
के जो लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको पूरा दुनिया अलाउ कर रहा है, दुनिया वेलकम कर रहा है, लेकिन अमेरिका में ये उनके ऊपर टैक्स लगा रहा है। और कल यही होने वाला है कि हर आदमी डरने वाला है अमेरिकन से। अमेरिकन कोई आएगा उससे कोई डील ही नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं, आप आज लिख के रख लीजिए। नहीं डील करने वाले उनको हर अमेरिकन में वो ट्रंप नजर आएगा, वो ट्रंप नजर आएगा कि साला इसके साथ कोई अमेरिका वो प्रेसिडेंट भरोसे वाला नहीं है, तो ये इनके लोग कैसे भरोसे वाले होंगे। सो दैट वे आई थिंक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, रिलायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज गोइंग टू बी डिजास्टर फॉर अमेरिका। वही मैंने कहा ना कि आपने भी जैसे कहा कि अभी तो 1 साल हुआ, 3 साल बाकी हैं। अब देखिए जब ईयू से हमारा एग्रीमेंट हुआ, वहां पे जो टोटल ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में वो है $136 बिलियन, और अगले कुछ साल के अंदर डबल हो जाएगी। आप देखिए कि हमारे को यहाँ से $200 बिलियन की ट्रेड होगी कम से कम कुछ अगले साल के अंदर, और फिर यहाँ पे हमारा डिफेंस का बहुत कुछ होगा। फिर इससे पहले क्या है, जर्मन चांसलर आए थे इंडिया के अंदर जनवरी के अंदर, और उन्होंने इंडिया के साथ एक डील को सील लगा दी जो बहुत से बात चल रही थी, यानी कि $8 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंदर इंडिया के अंदर 6 सबमरीन बनाई जाएंगी, और इंडिया अपनी डिफेंस को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन भी कर रहा है। इसके बाद फ्रेंच के प्रेसिडेंट मैक्रोन वो इंडिया विजिट करने वाले हैं फरवरी के महीने में, और वहां पे एक डील पे साइन किए जाएंगे, फाइनल स्टैंप लगाई जाएगी 114 रफाल की, जिसकी जो कॉस्ट है वो है $36 बिलियन की, यानी कि इतनी बड़ी डील इंडिया करने जा रहा है फ्रांस के साथ। ये सबसे बड़ी डील कहते हैं कि जो आज तक हुई है। और उसके बाद ब्राजीलियन प्रेसिडेंट लूला वो इंडिया के अंदर आएंगे फरवरी 9 से फरवरी 12 तक, और यहाँ पे उन्होंने एक हॉल बुक किया है जहाँ पे 800 सीटें होंगी। यहाँ पे आकर के वो इंडिया बिजनेसमैन से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे आप हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो। तो भी इससे पहले इंडिया ने, और क्योंकि हमारे इस टाइम पे ब्राजील के साथ अच्छे रिलेशन, दोनों ब्रिक्स कंट्री के मेंबर हैं, तो पीएम मोदी ने ब्राजीलियन प्रेसिडेंट से एक एग्रीमेंट साइन किया था कि आप हमसे MK1 फाइटर जेट लो और हमको आप दे दो अपने एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो हमारी आर्मी के लिए चाहिए। तो ये डील होगी बार्टर डील, यानी कि इसके अंदर डॉलर भी यूज नहीं होगा, और इससे क्या है कि हमारे को पैसा भी देना नहीं पड़ेगा, एक चीज दो एक चीज लो। फिर उसके इससे पहले आपने देखा कि यूएई के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया के अंदर, सिर्फ 2 घंटे ठहरे थे और उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ 2 घंटे के अंदर वो था कि हमारी ट्रेड डबल करेंगे। $100 बिलियन की दोनों कंट्रीज की ट्रेड है, उसको किया जाएगा $200 बिलियन अगले 3 या 4 साल के अंदर। बहुत बड़ी बात है। फिर साथ में उनके साथ एक और एग्रीमेंट किया गया, डिफेंस का एग्रीमेंट, कि हम स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं। उसके अंदर इंडिया इनको बहुत हेल्प करेगा डिफेंस सेक्टर के अंदर। हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट्स जाएंगे यूएई के अंदर और उनको ब्रीफ करेंगे, साथ में उनको तैयार करेंगे, उनकी आर्मी के लोग इंडिया के अंदर आएंगे, उनको तैयार किया जाएगा, ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग दी जाएगी, जॉइंट एक्सरसाइज की जाएगी। साथ में एक और बात हुई है कि दोनों कंट्रीज के उनके पास उन्होंने एक ऑर्डर प्लेस किया था 80 रफाल्स का फ्रांस के साथ, जो उनको मिलने वाले हैं, और इंडिया में रफाल ले रहा है, इंडिया के पास पहले भी रफाल है। तो दोनों कंट्रीज के जो पायलट्स हैं वो ट्रेनिंग करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे रफाल्स के ऊपर, हम उनको रफाल सिखाएंगे। और आपको याद होगा जब इंडिया के अंदर रफाल आए थे तो रफाल फ्लाई करके आए थे वहां से, और वो आए थे पहले यूएई के अंदर, वहां पे रिफिलिंग की, उसके बाद इंडिया के अंदर आए। तो आप देखिए कितनी हमारी इस टाइम पे दोस्ती आपस के अंदर, कितना भरोसा है एक दूसरे के ऊपर। और साथ में जो आपके कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं कार्नी, उन्होंने कहा जी मैं इंडिया के अंदर विजिट करूंगा मार्च 2026 में, और उनके विजिट की पूरी तैयारी की जा रही है, सिर्फ डेट भी फिक्स होनी है। जो साथ में यहाँ पे बिजनेस की बात भी करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, डिफेंस की बात भी की जाएगी। और देखिए जब ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, तो वहां पे खालिस्तानी को सपोर्ट किया जाता था। अब जिस तरीके से हमारे क्लोज आ रहा है यूरोपियन कंट्रीज, तो इससे सबसे ज्यादा झटका किसको लग रहा है? इससे सबसे ज्यादा झटका लग रहा है खालिस्तानियों को, और दूसरा झटका लग रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि इनके टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से पूरा यूरोप इंडिया को पूरी सपोर्ट देगा। पहले तो वर्बल सपोर्ट होती थी, अब पूरी सपोर्ट दी जाएगी इन कंट्री के द्वारा। साथ में जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, वो भी इंडिया विजिट करने की तैयारी कर रहे हैं मार्च अप्रैल के महीने में। और एक और बात यहाँ पे डेवलपमेंट की है कि पीएम मोदी जाने वाले हैं इजराइल के अंदर। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने दिसंबर के अंदर दिल्ली आना था, लेकिन जब एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो गए तो उन्होंने अपने विजिट को कैंसिल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। और अब पीएम मोदी जा रहे हैं इजराइल के अंदर। क्या बात होगी अब ये नहीं पता, क्या वहां पे डिस्कशन की जाएगी, या तो बात की जाएगी हमास के बारे में, और साथ में जो डिफेंस की प्रोडक्शन है, क्योंकि इजराइल ने कहा है कि मैं अपनी डिफेंस की प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता हूँ इंडिया के अंदर, क्योंकि उनकी जमीन छोटी है, एरिया छोटा है और चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि हम सेफ जगह पे अपने डिफेंस का प्रोडक्शन का काम करें, और इंडिया के अंदर वो डिफेंस का प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक एग्रीमेंट होने वाला है वहां जाकर के, कि पहले तो यूएई के प्रेसिडेंट आए थे, अब पीएम मोदी जा रहे हैं इजराइल में। तो इजराइल अपनी जो आर्म्स की प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज खोलेगा इंडिया के अंदर,
और साथ में यहाँ पे टेक्नोलॉजी उनकी होगी, मैन पावर जो टेक्निकल मैन पावर इंडिया की होगी, और साथ में जो पैसा लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा यूएई के द्वारा, और हमें जो लेटेस्ट इक्विपमेंट चाहिए होंगे वो हम लेंगे इजराइल से, हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, हमारे चीजें सस्ती मिलेगी। और इसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो इंडिया के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं अप्रैल के अंदर। तो आज जिस तरीके से इंडिया के अंदर काम चल रहा है, हम 114 फाइटर जेट ले रहे हैं फ्रांस से, साथ में इंडिया 3 स्क्वाड्रन ले रहा है Su-57 की रशिया से, और ये भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। सिर्फ छोटी सी बीच में एक चीज बची हुई है कि HAL ने रिक्वेस्ट की है रशिया से कि जब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो क्या कॉस्ट होगी पर यूनिट, क्योंकि ये प्रोडक्शन स्टार्ट होगी नासिक के अंदर, जहां पे पहले Su-30 MKI का अपग्रेडेशन किया जा रहा है। सारी की सारी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो अगर ये प्लेन इंडिया के अंदर बनेंगे तो सस्ते भी पड़ेंगे और इसके ऊपर कोई सैंक्शन भी लगा पाएगा, क्योंकि प्लेन इंडिया के अंदर बनेगा तो यूएस की सैंक्शन जो लगती हैं वो लग नहीं पाएंगी, यानी कि काटसा के ऊपर जिस तरीके से टारगेट किया जाता है इंडिया और रशिया को, वो कर नहीं पाएंगे। तो इंडिया आज सुपर पावर बन रहा है, और मैं इसके लिए जो मेन थैंक्स दूंगा वो दूंगा अमेरिका को, और मेन थैंक्स दूंगा डोनाल्ड ट्रंप को, स्पेशली कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया या हमें बता दिया, जिसको नहीं भी पता था, कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है यूएस, और साथ में ये भी बता दिया कि इंडिया के अगर कोई प्रोग्रेस रोकना चाहता है तो वो सबसे आगे यूएस। पहले हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था वो था पाकिस्तान, जिसको हम समझते थे। 2008 से इंडिया ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना, लेकिन आज जो सबसे बड़ा दुश्मन सामने आया उठ करके वो आया ट्रंप, यानी कि यूएस। सर यहाँ खाली एक बात बताना चाहूंगा कि आपने कहा ना कि इजराइल के साथ बात होगी नहीं, इजराइल के साथ रोज बात हो रही है, फ्रेंच वालों के साथ रोज बात हो रही है। वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद ऑल द कंट्रीज, सबके साथ नेगोशिएशन चल रही है, सबके साथ इकोनॉमिक डील्स बन रहे हैं जाके। खाली एक ही कंट्री है जिसका फोन नहीं उठा रहे, वो है अमेरिका का। वो बेचारे फोन कर रहे, वो नहीं, मोदी जी नहीं उठा रहे। मोदी जी ने कहा यार ये आदमी की दिशा ही अलग है, इसकी मानसिक दशा अलग है, तो इस आदमी से अभी क्या बात करेंगे जाके। तो ही इज नॉट टॉकिंग टू हिम, विच अमेरिकन्स आर वेरी डेस्परेट टू टॉक टू इंडिया, कि ऐसा क्या चीज है इंडिया के अंदर कि आज दुनिया भर की हर कंट्री इंडिया की तरफ देख रही है कि भैया आप हमें रोशनी दिखाएं, आप हमें गाइड करें आके। सो आई थिंक सॉरी फॉर अमेरिका। एंड जैसे मैंने कहा ना कि इसके बाद कोई भी अमेरिकन बिजनेसमैन के साथ डील करेगा या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ, उनको उनकी शक्ल में, उसकी शक्ल में ट्रंप नजर आने वाला है। एंड नोबडी इज गोइंग टू डील विद दिस कंट्री कॉल्ड द सुपर मोस्ट पावरफुल कंट्री इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय दिस वन मैन। ये वन मैन आर्मी है सर, अपनी कंट्री बर्बाद करेगा बिल्कुल। एनीवे सर, आई थिंक वी हैड अ गुड डिस्कशन। तो मैं हम कंक्लूड करने के लिए यही कहूंगा कि आज जो ट्रंप ने एक्शन लिया है इंडिया के खिलाफ या वर्ल्ड के ऊपर, उससे सारा जो सबसे बेनिफिट हुआ इंडिया को हुआ, और हमें थैंक्स करना चाहिए ट्रंप कि उसने हमें रास्ता दिखा दिया, और पूरी कंट्री साथ इंडिया के ऊपर डिपेंड करे। इवन यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वो इंडिया से कह रहे हैं आप हमारी बातचीत करिए, रशिया से बातचीत करिए और वार रुकवाने की बात कीजिए, क्योंकि रशिया आपकी सुनता है। और जिस तरीके से इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरीके से इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है, जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, जिस तरीके से इंडिया के एग्रीमेंट हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ, और जिस तरीके से इंडिया के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन का काम किया जाएगा, मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी अचीव करेंगे। जो हमने अचीव करना था 2047 में, वो हम शायद उससे पहले भी अचीव कर लेंगे। हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ काफी है, अच्छा है, हमने अपने डिफेंस सिस्टम बनाए हैं। हम अब हमारी इस टाइम पे नेवी जो काम कर रही है वो है 25 सबमरीन बनाने का एट ए कॉस्ट ऑफ $31 बिलियन, जिसके अंदर हमने बात की है कि हमारे कुछ 6 सबमरीन बनाएगा जर्मनी, 3 बनाएगा फ्रांस, और खुद हम बना रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन। साथ में हम रशिया के साथ डील साइन करने वाले हैं Su-57 की, उसके ऊपर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। साथ में जो हमारे ट्रांसपोर्ट के एयरक्राफ्ट है वो भी हम रशिया के साथ एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं और इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे, यानी कि हम टोटल प्रोडक्शन करेंगे इंडिया के अंदर। और साथ में इंडिया ने 114 रफाल फाइटर जेट का एक एग्रीमेंट साइन करने की पूरी तैयारी कर ली है, जो फ्रांस के साथ साइन किया जाएगा। और साथ में इंडिया 2 से 3 स्क्वाड्रन और लेगा रफाल फाइटर जेट की, ताकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो। और तीसरी तरफ इंडिया के जो खुद है तेजस, वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, और तेजस के MK1 का काम हो भी चुका है, एयरफोर्स में इंडक्ट हो रहे हैं। साथ में तेजस MK2 उसका काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, और वो भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। तो इंडिया डिफेंस सेक्टर के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर प्रोग्रेस कर रहा है, और इंडिया एक बन रहा है सुपर पावर टाइम से पहले। सर खाली यहाँ पर एक बिफोर वी वाइंड अप, एक जरा
थोड़ा कॉमेडी जो पाकिस्तान ने की थी ना कि हमने 6 रफाल घेर दिए, हमने इस पायलट को रख लिया। इस 26 जनवरी में उनके जितने भी क्लेम है वो दिखाए कि भैया वही प्लेन आज इंडिया गेट के ऊपर उड़ रहा था, और वही पायलट जिसको आप बोल रहे थे वो जाके आज मार्चिंग के अंदर सबसे आगे खड़ी थी आके वो औरत। तो इनका झूठ कहाँ रहेगा सर? सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतता है। और इनको झूठ को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका मोदी जी का, चुप रहो और जब मौका मिले तो आप अपना प्रूफ दिखा दीजिए उनको। वही अमेरिका, अभी अब बताओ ट्रम्प, सर ये पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी, उनकी अक्ल नहीं है। ये आदमी 6 को 8 कर रहा है रफाल, क्योंकि लोग रफाल ना खरीदे, लोग अमेरिकन फाइटर प्लेन खरीदे। उसका एंगल एक ही है आके। बट एनीवे, बहुत अच्छा है सर, ये जो लोग हमारे दुश्मन लोग जो गलतियां करते बैठते हैं, जिसमें उनकी गलती होती है हमारा फायदा होता है। भगवान करे इसी दशा में ये चलते रहे। एंड 2047 से पहले, जैसे आपने कहा कि हिंदुस्तान विल बी अ वर्ल्ड ऑर्डर, नॉट ओनली अ वर्ल्ड लीडर, डेफिनेटली इट विल बी ऑन टॉप इन टाइम्स टू कम। सर एनीवे, आप अपना अपील कर दीजिए। हाँ, सर बिल्कुल, ये आप लोगों से ये अपील करेंगे कि हमारे, हाँ बिल्कुल, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे क्या है, हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, एंड के अंदर मेरा पहले चैनल था जिसके ऊपर अंदर 4.5 लाख के सब्सक्राइबर्स थे, जो हैक हो गया था, कुछ दुश्मनों ने इसके काम कर दिया है। और मेरे साथ जो काम करता था लड़का, जो मैं टेक्निकल एडवाइजर था, उसकी डेथ हो गई, कैंसर हो गया, तो मैं उसको रिकवर नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैं नया चैनल स्टार्ट किया है, काफी टाइम हो गया है, लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसको प्रमोट कीजिएगा। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो बनाता हूँ, हम उदय शंकर पानी से साहब से मिलकर हम बनाते हैं नेशनल इंटरेस्ट की। आपको अच्छी खबर बताते हैं, नेचुरल खबर देते हैं, और कोई यहाँ पे गिमिक नहीं होती है, कोई गेम नहीं खेली जाती है। कुछ लोग मैंने देखा कि उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं, बहुत लोग अच्छे ही बनाते हैं, लेकिन फेक न्यूज फैलाते हैं। हम फेक न्यूज पे नहीं फैलाते, हम जो सारा काम करते हैं वो करते हैं नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। और यही चाहते हैं कि हमारे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और इनको सर्कुलेट किया जाए, ताकि हमें फायदा हो, आपको फायदा हो, और हम अच्छी अच्छी खबर दे पाए। फाइनेंशियल एस्पेक्ट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, फाइनेंशियल में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जरूरत है कि हमारे चैनल को और ज्यादा सर्कुलेट करो, हमें हेल्प करो, और इससे आपकी भी हेल्प होगी, देश की मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। और आगे बढ़ो ट्रम्प, तुम्हारे ये बेवकूफियों से हिंदुस्तान का फायदा होता रहेगा। जय हो ट्रम्प की।